दोस्तों नमस्कार। सरकारें तो आती जाती रहती है, प्रधानमंत्री भी इस देश में बदल जाते हैं, लेकिन नौकरशाही बरकरार रहती है। सरकार किसी की भी हो, नौकरशाही उस मिजाज के साथ काम करती है जहां पर संविधान ताकत देता है, गवर्नेंस के तौर तरीके चेक एंड बैलेंस बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर नौकरशाही को यह महसूस होने लगा, जब तक सत्ता है तभी तक वो है, जो सत्ता चाहती है उसके अनुकूल उसे काम करना होगा, और अगर उसने अनुकूल काम नहीं किया तो फिर वह गायब हो जाएगा। यानी सरकार जो सोचती है, जो चाहती है, वो इसलिए सोचती और चाहती है कि वो सत्ता में लगातार बरकरार रहे। और शायद इसीलिए नौकरशाही की एक पूरी टीम उस सरकार के अनुकूल हमेशा रहती है, जो सरकार उस नौकरशाही को उस पद तक पहुंचा देती है जहां पर नौकरशाही वो सब करे जो इससे पहले की सरकारों में होता रहा, लेकिन अब वो इस सरकार के अनुकूल करे। ये सवाल इस दौर में बड़ा क्यों है? ध्यान दीजिए, पूरा शोर 2024 के चुनाव को लेकर है। 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो चुनाव हरियाणा में हुए, जो महाराष्ट्र में हुए, जो दिल्ली में हुए, और उन सारी परिस्थितियों में जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट को लेकर जो भी संशोधन का काम चुनाव आयोग कर रहा है, इस वक्त उसको लेकर समूचे देश में हंगामा है। कई पूर्व चुनाव आयुक्त निकलकर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं उसका जवाब तो देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस मुख्य चुनाव कमिश्नर के वक्त में, यानी जिस सीएसी के दौर में यह सब कुछ हुआ है, वो सीएसी कहां है? उसकी कोई प्रतिक्रिया इस दौर में क्यों नहीं आ रही है? नाम आपको याद आ गया, राजीव कुमार। राजीव कुमार 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त बने थे और 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, और तब से लेकर 18 फरवरी 2025 तक वह इस पद पर रहे। इस दौर में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसने इस देश के भीतर कई सवालों को जन्म दे दिया। लेकिन राजीव कुमार कहां पर हैं? इस दौर में यह भी सवाल उठा कि इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसीलिए अचानक गायब हो गए और इसीलिए स्वास्थ्य वजहों से उन्होंने पद छोड़ दिया, क्योंकि जो समझ में सरकार को आया उसमें सरकार के गले की फांस वो बन रहे थे, राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो रहे थे, विपक्ष के साथ वो चल पड़े थे, यानी सत्ता को खतरा बन सकते थे। तो सत्ता चलाने के तौर तरीके जिस भी लिहाज से चल रहे हो, वो राज्यसभा में बतौर सभापति हो या एक वक्त पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद पर वो रहे हुए हो, वो जानते थे तौर तरीके सरकार के, किस लिहाज से सरकार के साथ काम करना है। और ऐसे में एक झटके में जब वो इस्तीफा देते हैं तो उसको हुए लगभग 22 दिन हो गए हैं। इन 22 दिनों में किसी ने भी जगदीप धनखड़ को नहीं देखा, किसी भी नेता ने कोई मुलाकात नहीं की, किसी भी मीडिया कर्मी ने चाहा तो उनके दरवाजे तक वो पहुंच नहीं पाया। यानी एक लिहाज से 22 दिनों से इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति लापता हैं, गायब हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। यानी सरकार के साथ कोई अगर मिलकर काम कर रहा है और उसे अगर कहीं लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे में एक नाम आपके जहन में आएगा, सत्यपाल मलिक का। आप कहेंगे हां, वो तो सामने आए थे, लेकिन उनका सामने आना उन्हें ही भारी पड़ गया। वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलते हैं, इंटरव्यू देते हैं, इस देश के कई मीडिया हाउस, सोशल मीडिया में वो अपनी बातों को रखते हैं, वो बतलाते हैं क्या हुआ था पुलवामा में, कैसे हुआ था। इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि दरअसल जम्मू कश्मीर के भीतर जो आर्थिक तौर पर गड़बड़ियां हो रही थी, उसमें किस कॉरपोरेट हाउस का हाथ था, या फिर
किस आरएसएस के नेता का हाथ था, वो खुद ही शिकायत करता थे। लेकिन एक झटके में वही जो शिकायत करता है वही उन मामलों में फंसता हुआ दिखाई देता है। उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। जो शख्स कई राज्यों का राज्यपाल रहा हुआ हो, उसकी मौत होती है तो सरकार की तरफ से कोई एक धड़कन तक नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर और कामकाज के साथ इस देश की अलग अलग पॉलिसीज को लेकर और राजनीतिक तौर पर जो घटना इस देश में 2019 के चुनाव को प्रभावित करती है, उसको लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो सरकार के गले नहीं उतरा होगा। तभी तो अस्पताल में अपनी मौत से चंद दिनों पहले वो जिन बातों का जिक्र करके चले जाते हैं, वो शायद मौजूदा वक्त की एक हकीकत यह भी है, क्या इस देश में कोई सरकार के साथ अगर काम कर रहा है तो उसे सरकार के साथ ही रहना होगा। जरा सा फिसला तो वो गायब कर दिया जाएगा, या फिर जरा सा फिसला और उसके बाद भी गायब नहीं हो पाया तो सत्यपाल मलिक को याद कर लीजिए, क्योंकि इन पन्नों के साथ साथ आपको कई पन्ने खोलते चले जाने होंगे। आपके जहन में यह भी सवाल हो सकता है कि एक वक्त ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, जो भारत के इतिहास में पहली बार सबसे लंबे वक्त तक रहे, जो 2 साल का टर्म था वो 3 साल बढ़ाकर किया गया, उसके बाद 1 एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, 3 एक्सटेंशन दी गई, सुप्रीम कोर्ट को आखिर में रोक लगानी पड़ी। वो संजय कुमार मिश्रा ईडी से जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर जुड़ जाते हैं, यानी एक लिहाज से वो प्रधानमंत्री के सलाहकार हो जाते हैं। सचिव स्तर का दर्जा उन्हें मिल जाता है, क्योंकि उनके कालखंड में याद कीजिएगा तो इस देश के 125 से ज्यादा पॉलिटिशियन के घर पर ईडी ने छापा मारा, ईडी ने कार्रवाई की। शिवसेना के टूटने की वजह भी महाराष्ट्र में ईडी बताई जाती है और एनसीपी के टूटने की वजह भी ईडी बताई जाती है। हालांकि इसके साथ एक लकीर आप खींच सकते हैं कि वो करप्ट तो थे, तभी तो वो अपने आप को छुपाते हुए बट गए, टूट गए। कोई सत्ता के अनुकूल हो गया, कोई सत्ता खिलाफ हो गया, हर किसी की पेशी, हर किसी के यहां छापा। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा आप इस तरीके से पेश मत आइए जिससे लगता है कि आप एक पॉलिटिकल टूल बन के काम कर रहे हैं। यानी जो भी काम करेगा वो सरकार के अनुकूल होगा, सरकार उसे अपने साथ रखेगी। इधर उधर हुए तो बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे में आज आपको याद आ जाना चाहिए सीएजी कैग विनोद शर्मा। उस कालखंड में उन्होंने जो परसेप्शन के आधार पर 2G स्कैम बताया, जो कोयला स्कैम बतलाया, अदालतों में वो बात गायब हो गई। पता चला ये सिर्फ एक परसेप्शन के आधार पर था, लेकिन उसके बाद उन्हें तमाम पदों से सम्मानित भी किया गया और पद्म भूषण भी दिया गया। वो अलग अलग विभागों में संभालते रहे और आज भी सरकार के साथ वो शायद सेबी से जुड़े हुए हैं आज की तारीख में। यानी कोई असुविधा होगी नहीं और गायब भी हो जाएंगे। और गायब होने के बाद क्या होगा यह भी देख समझ लीजिए। यह एक पूरी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया की शुरुआत हमें लगता है आज की तारीख में हर किसी को याद जरूर राजीव कुमार की आनी चाहिए, क्योंकि मसला इलेक्शन का है। तो वो आखिरी दिन 18 फरवरी 2025 को जब चुनाव आयोग का दफ्तर छोड़ रहे थे, वो क्या कह रहे थे, उन्हें डेमोक्रेसी कहां दिखाई दे रही थी। उस डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए तो उन्हें सामने आना चाहिए। हालांकि उस दिन उन्होंने कहा था कि 6 महीने के लिए मैं हिमालय में चला जाऊंगा, शुद्धि के लिए चला जाऊंगा। जो उनके अपने शब्द थे वो शब्द थे खुद की शुद्धि के लिए 6 महीने तक मैं हिमालय पर चला जाऊंगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो 18 अगस्त को ये 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो क्या 18 अगस्त को वो सामने आएंगे और बताएंगे कि 2024 के चुनाव का असल सच क्या है, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है? बता पाएंगे वो? लेकिन वो आखिरी दिन जब डेमोक्रेसी को याद कैसे वो कर रहे थे, उनकी बात सुननी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा? ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, डेमोक्रेसी का प्लेस ऑफ वर्शिप है ये भवन।
इसने बहुत मेहनत से विरासत इकट्ठी की है 75 साल में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जहाँ है उससे भी और ऊपर जाएगी। बहुत ही सक्षम हाथों में जा रही है। जो नई टीम है इसको और बहुत ऊपर लेके जाएगी। देश का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत रहेगा, बहुत सुदृढ़ रहेगा, पूरे विश्व में अपनी पताका फहराएगा और लोग याद करेंगे, लोग लेसन्स लेंगे इंडियन डेमोक्रेसी से, इंडियन इलेक्शन से। ऐसी मेरी कामना है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो वोटर्स का है, महिला वोटर्स का है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, जो मेहनत करके एक सबको इकट्ठा रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द वोटर्स। थैंक यू वेरी मच। किसी तरह कोई जिला से हुआ है? इस दौर में वोटर लिस्ट को लेकर और भारत के लोकतंत्र को लेकर जो सवाल संसद से सड़क तक लगातार उठ रहा है, उसका सही जवाब तो राजीव कुमार ही दे सकते हैं। लेकिन क्या राजीव कुमार 18 अगस्त को जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, उनको हिमालय में गए हुए कोई नहीं जानता है वो हिमालय गए या नहीं गए। शुद्धिकरण के लिए वो जाना चाहते थे, जिक्र उन्होंने आखिरी दिन किया था। कोई नहीं जानता है। इस लोकतंत्र को लेकर जब सवाल हर जगह उठने लगे हैं और चुनावी प्रक्रिया पर यह सवाल है, तो बात अब ईवीएम की नहीं है, बात तो उससे आगे निकल चुकी है। तो क्या इसका जवाब देने वो आएंगे? सवाल तो यह भी है, क्या इस दौर में जो संजय कुमार मिश्रा ईडी के चेयरमैन डायरेक्टर हुआ करते थे, उस दौर को याद कीजिएगा तो जगन रेड्डी कैसे दायरे में आए, चंद्रबाबू नायडू कैसे दायरे में आए, उस दौर में शिवसेना कैसे टूटी, एनसीपी क्यों टूटी, शरद पवार को कौन सा नोटिस गया, राहुल गांधी 5 दिनों तक लगातार पूछताछ के लिए बुलाए गए, 50 घंटों तक पूछताछ हुई, सोनिया गांधी को भी बख्शा नहीं गया, 3 दिन लगातार उन्हें भी बुलाया गया, और एक लंबी फहरिस्त जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी कि आप हमें लिस्ट तो दीजिए जो पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने 125 पॉलिटिशियन की लिस्ट दी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता, कई पूर्व मुख्यमंत्री, एनसीपी के नेता, शिवसेना के नेता, आरजेडी के नेता, ये तमाम लोगों की लिस्ट सौंपी गई और बताया गया कि दरअसल इनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। और बाद में उनके रिटायर होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की कि नहीं, अब एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कन्विक्शन रेट तो आपका ऐसा लगता है शून्य के समान है। एक व्यक्ति को सिर्फ कन्विक्ट हुआ, बाकी कोई नहीं, और इतना कुछ देश में हंगामा मचते चला गया। और शायद यही वो प्रक्रिया है जो आपको सत्यपाल मलिक की दिशा में ले जाएगी। और यह सवाल आपके जहन में होगा, जो शख्स किसी मुद्दे को लेकर शिकायत करता है, उसी को आप दोषी करार देते हुए फाइल खोल रहे हैं। और अस्पताल के बेड पर बैठा हुआ शख्स जो अपना आखिरी वीडियो अपनी मौत से पहले सामने लेकर आता है, उन शब्दों को सुनिए जरा। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं, और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फला जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है, उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो क्या वाकई सरकारें ऐसे ही चलती है, या इस दौर में सरकार ऐसी ही चल रही है? क्योंकि यह सरकार के तौर तरीके ये खुले तौर पर ऐलान करते हैं, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है, जो साथ नहीं है वो गायब हो जाएगा। जगदीप धनखड़ जिस लिहाज से बतौर बंगाल के राज्यपाल के तौर पर अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजते रहे, वो सबसे प्रिय थे राज्यपालों की फहरिस्त में,
इसीलिए उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। और जब वो उपराष्ट्रपति बने तो राज्यसभा में बतौर सभापति वह जिस तरीके से विपक्ष के साथ पेश आते थे और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निशाने पर लेने से चूकते नहीं थे, यह उनकी काबिलियत थी, यह उनका हुनर था। जिस तौर तरीके से उन्होंने एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या फिर सुप्रीम कोर्ट के उस परसेप्शन को ही तोड़ने की कोशिश की कि संसद से बड़ा कोई नहीं होता है, संविधान भी नहीं, वह भी एक लिहाज से खुले तौर पर इस देश की मौजूदा राजनीतिक सत्ता के अनुकूल थी। वो सबसे प्रिय की कतार में थे, इसीलिए हर दिन उनका भाषण लगातार हो रहा था। कभी आईआईटी कानपुर में होता था, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता था, कभी जेएनयू में होता था, कभी जामिया मिलिया में होता था। तमाम जगहों पर वो अपने सेमिनार में जो भाषण देते थे वह एक रक्षा कवच के तौर पर अपने हुनर के जरिए संवैधानिक लफ्जों को समेटकर मौजूदा मोदी सरकार के लिए एक ढाल बनाते थे। और चूंकि इस देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही होता है, तो इसीलिए वो ढाल के तौर पर सत्ता को अच्छा लगता था। लेकिन एक झटके में बात फिसली तो फिर सत्ता भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि सत्ता छोड़ना नहीं चाहती है। और जब इस लिहाज से सरकार चल रही हो तो इसके मतलब बहुत साफ होते हैं, जो हमारे साथ है वो साथ है। वो कॉरपोरेट हो, वो नौकरशाह हो, वो कोई मीडिया में संपादक ही क्यों ना हो, वो साथ है, उसको दिया जाएगा सब कुछ। और एक ऐसी परिस्थिति एक कॉकस की तर्ज पे चीजें बन जाएंगी क्या? शायद ये सवाल तो बड़ा है। और इस लिहाज से चीजें अगर खड़ी होती चली जा रही है तो एक क्षण के लिए सोचिए कि वह बीते 22 दिनों से कहां पर है। इससे पहले भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद से नजर ही ना आए और मुलाकात के लिए उनके दरवाजे को ठकठकाया जाए तो टेलीफोन के जरिए जवाब मिले अभी नहीं मिलना चाहते हैं, या फिर वो अभी नहीं है। यह परिस्थिति वह भी दिल्ली के बीच, ये किसी सुदूर इलाके का जिक्र नहीं है, यह दिल्ली का जिक्र हो रहा है। और शायद इसीलिए यह सवाल धीरे धीरे कहीं ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। जब इस देश में डेमोक्रेसी और चुनाव को लेकर सवाल बढ़ते बढ़ते यहां तक चले गए कि 2024 के चुनाव जो थे उसमें जिन्होंने वोट डाला और एक बरस के बाद उसमें से अगर सिर्फ बिहार में 65 लाख लोग गलत हैं, फर्जी हैं, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, या वो बिहार छोड़ चुके हैं, तो ऐसा तो हर प्रांत में होगा। तो क्या 2024 के चुनाव के वक्त सब कुछ ठीक था और ठीक नहीं था? तो शायद अब इसीलिए यह मांग भी उठने लगी। तब तो सरकार को पूरे देश में एसआईआर कराना ही चाहिए, लेकिन कराने से पहले उस वोटर लिस्ट के तहत जो चुनाव हुए हैं उसको आप खारिज कर दीजिए। 2024 की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कीजिए, डिसॉल्व कीजिए और देश में इलेक्शन कमीशन नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करो और फिर चुनाव हो। एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेम फ्लॉड एसआईआर, then the legitimacy of the central government is null and void. The government of the day should resign. The union government should dissolve. The Lok Sabha should be dissolved. आप लोक सभा डिसॉल्व करिए। पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुन के आए हो 1 साल पहले और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। ये अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी के भतीजे। ममता बनर्जी के बाद दूसरे बड़े टीएमसी के नेता। इन्हें पता है कि अगला नंबर बिहार के बाद बंगाल का ही आना है। और अगर ऐसी वोटर लिस्ट तैयार हो रही है जिसमें वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन बनाए और इलेक्शन कमीशन को निर्देश सरकार दे रही है, जिसका आरोप खुले तौर पर पूरा विपक्ष लगा रहा है कि यह चुनाव जीतने की एक नई मशक्कत है, एक नई तरीके से वोटर लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, तो फिर अगला सवाल यह भी होगा, अगर 2024 में ऐसे ही गलत वोटर के जरिए या वोटर लिस्ट के जरिए
वोट पड़े और यह सरकार अब बड़े बड़े निर्णय लेने की स्थिति में है, तो क्या इस देश के कॉरपोरेट से आगे अब बात निकलकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ट्रेड डील की भी तो है। बीते 10 वर्षों से अमेरिका के साथ ट्रेड डील अनुकूल थी, इकोनॉमिक पॉलिसी अनुकूल थी। पिछले 10 बरसों से चीन के साथ भरोसा किया नहीं जा रहा था। 2020 के बाद तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन एक झटके में एक बड़ी ट्रेड डील शिफ्ट हो रही है। वो अमेरिका से चीन की तरफ जाती हुई सबको दिखाई दे रही है। तो क्या चुनी हुई सत्ता को नागरिकों ने नहीं चुना? क्योंकि इस देश के नागरिकों के भीतर तो यह सवाल है ही कि चीन को लेकर 1962 के बाद से भरोसा कभी किया नहीं गया, किया नहीं जा सकता है। और डोकलाम के बाद की परिस्थिति तो और विकट हो गई थी, कुछ सरकार ने माना था। तो ऐसे में एक झटके में सरकार का हर निर्णय क्या सिर्फ उसको अपनी सत्ता को प्रभावित करने की दिशा में ले जा रहा है? यह सवाल तो है। और इस सवाल से जुड़ा हुआ अगला सवाल तो और गंभीर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को नागरिकता से जोड़ा है। नागरिकता का मतलब होता क्या है? यानी कोई भी व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप को छोड़ नहीं सकता है, छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आपका चुनाव देने का अधिकार नहीं है तो फिर आप नागरिक नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है मौजूदा वक्त में उन्हें खारिज कर दिया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, वो आपके होने का प्रूफ नहीं देता है। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दे किसने दिया? पार्लियामेंट ने तो नहीं दिया, उसने खुद तय कर लिया। जो नागरिक है उसको वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, और वोटर आईडी कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट ना राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है। डॉक्यूमेंट हम ही तय कर रहे हैं और ये कह रहे हैं खुले तौर पर जो नागरिक है, क्योंकि इस दौर में घुसपैठिए का सवाल भी है। और शायद इन सब के बीच विपक्ष की भूमिका देखिए। राहुल गांधी बेंगलोर सेंट्रल के एक सीट का जिक्र करते और उसके बाद अब वो पूरे देश के भीतर कांग्रेस मशक्कत करने जा रही है। बिहार में यात्रा निकलने की शुरुआत है। यानी टकराव की राजनीतिक परिस्थितियों से हटकर अगर इसकी गंभीरता और संवेदनशीलता को समझे तो इस देश में किसी भी नागरिक के नागरिक होने का अधिकार वोटर आईडी कार्ड के जरिए क्या इलेक्शन कमीशन छीन सकता है? इसका जवाब कौन देगा? यह सवाल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हालांकि राहुल गांधी आज भी कहते दिखाई दिए, अभी तो यह शुरुआत है, बहुत कुछ होना है। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें। जाहिर है पॉलिटिकल मशक्कत है तो राहुल गांधी इसे वोट चोरी से देख रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह वोट समस्या नहीं बल्कि अस्तित्व के संकट का सवाल है। इस देश के उन नागरिकों के लिए जो कि जन्म के साथ नागरिक हैं, लेकिन अब वोटर आईडी कार्ड के जरिए नागरिकता तय इस देश में इलेक्शन कमीशन कर रहा है। यानी सिटीजनशिप से बड़ा कोई कंसेप्ट दुनिया में कहीं नहीं है। आप अपनी कंट्री को डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं, वो आपके साथ है। और इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर कहां से आ गया? यानी कोई व्यक्ति अगर नागरिक नहीं है तो उसके बाद कौन कौन से संकट, कौन कौन से मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में यह भी कहा जाएगा कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं तो फिर आप नागरिक ही नहीं हैं, क्योंकि नागरिकों को तो वोटर आईडी कार्ड दिए गए हैं। यानी इसकी परतों को जब आप उठाना शुरू करेंगे तो आप ये कह भी सकते हैं इस देश में तो इतनी विपन्नता है और हैंड टू माउथ की स्थिति है, लोग इस हद तक सोच ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें तो लगता है कि अच्छा हम कहां वोट देते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज और नेता तो इस देश के भीतर चोर ही भरे पड़े हैं। इसीलिए 40% लोग तो वोट एवरेज नहीं देते हैं इस देश के भीतर में। कुछ राज्यों में हालांकि 80% तक वोटिंग हो जाती है, लेकिन एवरेज 60% से ज्यादा होती नहीं है वोटिंग देश के भीतर में।
और जो लोग सोचते हैं कि हम कहीं रह रहे हैं तो रह ही रहे हैं, हमें कौन निकाल देगा, लेकिन सवाल उस पूरे कंसेप्ट का है जो स्टेट का कंसेप्ट है, जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, और इन सब के साथ जुड़े हुए अपने अधिकारों का सवाल है जो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह पॉलिटिकल सवाल या फिर वोट भर का सवाल नहीं है, यह सवाल और कंसेप्ट उससे आगे का है। और यहीं पर वो सवाल आता है, क्या सरकार के कामकाज के तौर तरीकों में जो जुड़ गया सो जुड़ गया, वो आखिरी तक रहेगा जब तक सरकार रहेगी। अन्यथा दूसरी तरफ विपक्ष तो चिता ही रहा है, आपको बख्शेंगे नहीं एक बार सत्ता में आ गए तो जो दूसरी तरफ लगातार कह रहा है सत्ता में आए बख्शेंगे नहीं, तो इस तरफ खड़े लोग कहते हैं आप हमारे साथ ही रहिए, सब एक साथ चलेंगे। और यह सत्ता कभी नहीं गिरेगी, कभी नहीं डरेगी। और बात होते होते जो सीबीआई के तोता कहने से बात शुरू हुई थी, होते होते इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। आज सुप्रीम कोर्ट भी सहमत हो गया, नहीं आधार की कोई जरूरत नहीं, आधार आपके प्रूफ नहीं होगा, प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाएगा। इसी आधार को लेकर जो कंसेप्ट सरकार का पार्लियामेंट के भीतर है और सुप्रीम कोर्ट का है, उसके उलट है यह पूरी प्रक्रिया। यह बेहद गंभीर सवाल है, और इस गंभीर सवाल का एक अनूठा सच यह भी है, जो डेमोक्रेसी एक बहते हुए पानी की तरह इस देश में 1947 के बाद और संविधान बनने के बाद 1950 में संविधान और 1952 में पहला इलेक्शन, उसके बाद से सरकारों के बदलने की प्रक्रिया, प्रधानमंत्रियों की बदलने की प्रक्रिया, पॉलिटिकल पार्टीज के सत्ता में आना और नहीं जाना, विपक्ष में होना, नौकरशाही के कामकाज के तौर तरीके, क्या 2025 आते आते सब कुछ बदल चुका है और सरकार के चलाने के तौर तरीके अब इस तर्ज पर चल पड़े हैं जो साथ है साथ रहे, इधर उधर ना देखे, देखेगा तो गायब कर दिया जाएगा। और अगर आप साथ काम कर चुके हैं तो उसके बाद सरकार कैसे कामकाज करती है इसे बताने के लिए भी आप सामने मत आइए। लेकिन हम लोग इंतजार करते हैं राजीव कुमार जी का। 6 महीने पूरे होंगे 18 अगस्त को, आकर बताएं। ईवीएम का सवाल नहीं है, इस देश में वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई उस नागरिकता का सवाल है जिस देश में जन्म के साथ ही इलेक्शन कमीशन का यह काम होता है कि 18 बरस होते ही उसे वो कार्ड दे दिया जाए जिसके बाद वो वोट डाले। सब कुछ छिन्न भिन्न है, लेकिन सब कुछ ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थिति आज भी संसद के गलियारों में और उन लाल दीवारों के भीतर सुनाई दे रही है, जहां पर आज बड़ी बैठक दिल्ली में इसलिए की जा रही है क्योंकि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, सरकार नए नाम को लेकर सामने आने वाली है। और नए नाम के आते ही लोग धनखड़ जी को भूल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।